सलाम हाजरीन, 19 अगस्त 2024 शाम 6 से 7 बजे के बीच में एक 32 साल औरत कराची के टीपू सुल्तान रोड पर इतनी स्पीड से जा रही थी। ये कोई आम मोटरवे या फिर हाईवे नहीं था, ये एक आम रोड था जहां पर गाड़ियां 20 से 30 पर आवर की स्पीड से चलती हैं। लेकिन इस 32 साल औरत की स्पीड इतनी थी कि किसी को मार दे तो वो मौके पर ही फौत हो जाए। लेकिन इस 32 साल औरत की रेंज क्रूजर की स्पीड 80 से 90 पर आवर की स्पीड पर थी और इसके पास पाकिस्तान का लाइसेंस तक नहीं था, इसके पास ब्रिटिश यानी यूके का लाइसेंस था। और उससे थोड़ा ही आगे एक 52 सालाना बुजुर्ग आदमी इमरान आसिफ अपनी 23 साला बेटी आमना आसिफ को अपनी बाइक पर ले जा रहा था कि तभी इस 32 साला औरत ने इसको ठोक दिया और इन दोनों की मौके पर ही फौत हो जाती। आइए जानते हैं कौन थी ये 32 साला औरत, क्या रहा है इसका बैकग्राउंड और कौन थे वो बाप और बेटी और क्या रहा है उनका बैकग्राउंड और इस 32 साल औरत का क्या हुआ, आइए वो भी देखते हैं। शहरीन का एहसास में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की जान बहक होने का एक केस है। जब मुलजिमा घर से गाड़ी किस की इजाजत से लेकर निकली, मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ था या नहीं है इस वक्त नुमाइंदा जी तो बताएंगे। कराची के इलाके कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटे की मौत के केस में गाड़ी की ड्राइवर मुलजिमा के मेडिकल की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से आमना आरिफ और उनके वालिद इमरान आरिफ जिंदगी की बासी हार गए थे। इसे आपको कराची की अदालत ने कारसाज हादसे की मुलजिमा को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद है और इस 32 साल लड़की का नाम था नताशा दानिश। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि बाप और बेटी आखिर थे कौन और इनका बैकग्राउंड क्या था। ये आमना आसिफ लड़की तकरीबन 23 साल की थी और ये गुलजार हिजरी स्कीम नंबर 33 में रहते थे। अगर इनकी फैमिली को देखें तो इनका एक अब्बा था, अम्मी थी और इसकी एक बहन थी और एक भाई था। उनका भाई जो था वो तो उनके साथ नहीं रहता था, उनकी बहन जो थी उनकी शादी हो चुकी थी और ये लोग 2 कमरे के घर में रहते थे। लोगों से मुराद उनका अब्बा, अम्मी और खुद आमना आसिफ रहती थी। उनका अब्बा जो कि पापड़ बेचता था और उनकी जो अम्मी है वो डायपर वगैरह बेचती। उनका घर इन्हीं धंधों से चलता था और इन्हीं धंधों से उनके अब्बा ने आमना आसिफ को पढ़ाया लिखाया। आमना आसिफ ने BSc की हुई थी और इकरा यूनिवर्सिटी में MSc के लिए दाखला ली हुई थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ एक IT कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती और इसी जॉब से तकरीबन शाम के 6:30 बजे वो अपने घर जाती थी और उस दिन भी वो तकरीबन इसी टाइम पर अपने बाप के साथ घर जा रही। नताशा ने इन दोनों को उड़ाने से पहले 2 बाइक वालों को जख्मी किया और एक कार को जब उसने ठोकर मारी तो उसकी लैंड क्रूजर उलट गई और एयरबैग खुलने की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ और उसी वक्त नताशा की लैंड क्रूजर उनको ठुक गई और ये जैसे ही खबर उनकी माँ पर पहुंची तो उन्होंने पहले तो यकीन तक नहीं किया, लेकिन फिर उस बात पर आमादा हो गई। नताशा जब गाड़ी में से निकली तो लोगों ने उनको घेर लिया और कुछ लोग तो इतने गुस्से में थे कि उनके पास पेट्रोल की बोतलें भी थी उस अमीरजादी को जलाने के लिए। और उसी वक्त पुलिस और रेंजर्स वहां पर पहुंच जाती है इस वाक़े को कंट्रोल करने के लिए। नताशा ने 3 लोगों को जख्मी किया और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसका एटीट्यूड इसी वक्त देखने के लायक था क्योंकि वो लोगों को ऐसे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसने अभी कुछ भी नहीं किया। आइए इस एटीट्यूड की वजह जानते हैं कि आखिर ये एटीट्यूड आया कहां से और ये नताशा आखिर थी कौन। नताशा गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड की CEO दानिश इकबाल की बीवी थी। जिनको नहीं पता ये गुल अहमद लिमिटेड एनर्जी कौन सी कंपनी है, ये कंपनी है विंड पावर टरबाइन की जिनके जरिए ये लाइट बनाते हैं। नताशा 2 कंपनियों की CEO भी है और 7 कंपनियों की डायरेक्टर भी है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में नजर आ। नताशा इकबाल
मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की CEO भी, और उसके साथ ये 7 कंपनियों की डायरेक्टर भी। फिर आते हैं इंसिडेंट वाले दिन की तरफ। पहले 2 जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और फिर नताशा को थाने लेके गए, और नताशा को भी उसके इलाज के लिए पूरी कस्टडी के साथ उसको भी जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए। और शाम के तकरीबन 7 बजे आमना आसिफ के भाई ने नताशा के खिलाफ FIR कटवाई। अब था इंसिडेंट के डे 2 और ये था 20 अगस्त 2024, जब अदालत में जज ने पूछा कि आखिर मुजरिम कहाँ है, तो उसको बताया गया कि मुजरिम जिन्ना अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। आज खातून का पहला रिमांड था। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिन्ना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है। शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हमने अदालत को बताया कि जनाब आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसके अंदर सेक्शन 84 के तहत वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए ताकि जो भी रिक्वायर्ड श्योरिटी हम सबमिट करें। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो अदालत ने मुताल्लिका जज के पास कल के लिए इस मुकदमे की समाअत रख दी है, तो कल हम इस पे अपनी बेल एप्लीकेशन पे बहस करेंगे। उसी दिन नताशा के इलाज के लिए 14 दिन की मोहलत मांगी गई, लेकिन जज ने सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी। नताशा के लॉयर की तरफ से एक अनोखी बात कही गई। नताशा पूरे पिछले 5 सालों से जहनी तवाजुन से ठीक नहीं है और आगा खान में उसका इलाज चल रहा था। अगर नताशा का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, तभी वहां पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ब्रिटिश और UK का इनको लाइसेंस कैसे दिया गया। यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर नताशा का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है तो उसके शोहर ने उसे आखिर चाबी कैसे दी। चलिए मान लेते हैं कि उसने गाड़ी की चाबी ले ली, लेकिन वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, तो क्या वहां पर कोई गार्ड नहीं था कि उसे रोके। चलिए मान लेते हैं कि उसने गाड़ी भी चलाई और लोगों को उड़ा भी दिया, लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि ऐसी जहनी तवाज़ुन को 2 कंपनियों का CEO और 7 कंपनियों का डायरेक्टर कैसे किया गया। क्या उन कंपनियों में अकल नहीं थी या उनको पता नहीं था? क्या ये लोग हमें बेवकूफ समझते हैं या अदालत को बेवकूफ समझते हैं कि वो इनकी ऐसी नाकारा बातों में आ जाएंगे। नताशा के लॉयर ने तो बात को और इस केस को बहुत घुमाया, लेकिन उनकी सारी स्टेटमेंट वो फॉल्स क्लेम हो गई, यानी गलत साबित हो गई। नताशा के लॉयर ने तो पूरी कोशिश की कि नताशा को बेल मिल जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। फिर उसके मुंह पर एक तमाचा जा लगता है कि जो डॉक्टर की सूरत में आ खड़ा होता है। जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जब नताशा के घर वालों से उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी तो उसे मुहैया नहीं करवाई गई, और उसने ये स्टेटमेंट दी कि अगर नताशा दानिश की जहनी हालत ठीक नहीं है तो वो अपने आप को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही, और उसने हॉस्पिटल में भी अपने आप को या दूसरों को नुकसान तक नहीं पहुंचाया, लेकिन वो खामोश होकर बैठी रही। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि नताशा के लॉयर ने एक झूठ गढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, और ये एक तमाचा जा लगा नताशा के हस्बैंड और नताशा के लॉयर के मुंह पर जाकर। फिर जज ने ये फैसला किया कि नताशा को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड कस्टडी में रखा जाएगा। कुछ दिन के बाद जब जिन्ना हॉस्पिटल से नताशा की मेडिकल रिपोर्ट शाया हुई तो उसमें एक अजीब चीज नजर आई कि जब उसके खून की और उसके यूरिन की टेस्ट की गई तो उसके खून में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसके यूरिन में मेटाफेटामाइन मिला। अब ये मेटाफेटामाइन क्या है? ये मेटाफेटामाइन ड्रग्स या फिर आइस मान ले, ये वो चीज। अब मसला ये नहीं है कि नताशा ने किसी को मार दिया और 3 को जख्मी कर दिया। अब मसला ये है कि क्या और उन 3 जख्मियों और जो कत्ल हुए हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा? सवाल ये पैदा होता है।
अगर जो हो चुका है तो उसे वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये सवाल मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तारीख जाके देख लें, जब भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तभी मुल्जिम फरार हो गया है या अपनी जान छुड़ाकर कैसे भी चला गया है अदालत के गिरफ्त से। तो ये थी एक अमीर बाप और बेटी और अमीर वाइफ की कहानी, एक अमीर ज़ादी की कहानी, उसके मद्दे मुकाबिल एक गरीब की हालत।